नमस्कार दोस्तों, आप किसी साधारण राजनेता की कहानी सुनने वाले नहीं हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर दलों को चुनौती दी है, जिसने किसानों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय सत्ता से लड़ाई लड़ी है, जिसने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना करके राजस्थान में एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरा है। यह कहानी है हनुमान बेनीवाल की, एक ऐसे नेता की जिसने साधारण जन से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर तय किया है। राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव बरंग गांव में जन्मे इस युवा नेता ने आज उस दिशा में अपना नाम स्थापित कर लिया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। इस यात्रा में थे संघर्ष, थे असफलताएं, थे विवाद और थे ऐसे निर्णय जिन्होंने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। तो चलिए हनुमान बेनीवाल की इस अद्भुत यात्रा को करीब से समझते हैं, उनके जीवन के हर मोड़ को, हर संघर्ष को और हर जीत को। भाग 2, प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक विरासत। 2 मार्च 1972। यह एक साधारण तारीख थी जब राजस्थान के नागौर जिले के बरन गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम था हनुमान बेनीवाल। उसके पिता का नाम था रामदेव बेनीवाल और माता का नाम था मोहिनी देवी। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा आगे चलकर भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन जाएगा। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन राजनीतिक विरासत बेहद समृद्ध थी। हनुमान के पिता रामदेव बेनीवाल खुद एक राजनीतिज्ञ थे। वे मुंडवा विधानसभा सीट से राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। वह पहली बार 1929 में मुंडवा सीट से निर्वाचित हुए थे, जब भारत में जनता पार्टी की लहर चल रही थी। उस चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था और जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। हनुमान का बचपन एक बेहद ही खास परिवेश में गुजरा। जब बाकी बच्चे खेल खेल रहे होते थे, तब हनुमान के घर में राजनीति की चर्चाएं चल रही होती थी। घर के आसपास हमेशा राजनेता, कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता आते जाते रहते थे। बचपन में ही हनुमान को यह समझ आ गया था कि राजनीति किसे कहते हैं और सत्ता का खेल कैसे खेला जाता है। उसके पिता एक सम्मानित व्यक्ति थे और वे अपने समुदाय के लोगों की समस्याओं को सुनते थे। हनुमान अपने पिता को लोगों की समस्याओं का समाधान करते देखता था। यह सब कुछ उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करता था। लेकिन हनुमान केवल अपने पिता की नकल नहीं करना चाहता था, वह कुछ अलग करना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था। इसी सोच के साथ ही वह अपने शिक्षा के दिनों में दाखिल हुआ। हनुमान के माता पिता ने उसे एक मजबूत आधार दिया। वे चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। वे यह भी जानते थे कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। हनुमान के पिता ने अपने बेटे को राजनीति में केवल तभी आने के लिए प्रेरित किया जब वह पढ़ाई पूरी कर ले। वे चाहते थे कि हनुमान एक योग्य शिक्षित नागरिक बने और फिर अगर राजनीति करना चाहे तो करे। हनुमान की माता मोहिनी देवी एक सरल और समर्पित महिला थीं। वे परिवार की मूल नींव थीं। वे अपने बेटों को संस्कार और सदाचार सिखाती थीं। यह सब कुछ हनुमान के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। जब कभी भी हनुमान किसी संकट में पड़ता था या गलत रास्ते की ओर जाने लगता था, तो अपनी माता की सीख को याद करता था और सही रास्ते पर आ जाता था। भाग 3, शिक्षा का सफर। हनुमान जब अपनी स्कूली शिक्षा के दिनों से आगे बढ़ा तो उसे जयपुर भेज दिया गया। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और वहां उस समय उच्च शिक्षा की सुविधाएं अच्छी थीं। हनुमान ने जयपुर के विभिन्न कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की। उसने राजस्थान विश्वविद्यालय से 1993 में कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह वह समय था जब विश्वविद्यालय में राजनीति काफी सक्रिय थी। छात्रों का एक मजबूत आंदोलन चल रहा था। विभिन्न मुद्दों पर छात्रों के प्रदर्शन होते थे। हनुमान ने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया। वह देख रहा था कि कैसे छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कैसे वे एकजुट होकर प्रशासन को समझौता करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह सब कुछ हनुमान को प्रभावित कर रहा था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हनुमान ने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। 1998 में वह राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री लेकर निकले। लेकिन हनुमान केवल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वह छात्र राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। उनका मानना था कि एक युवा को केवल किताबें ही नहीं बल्कि समाज के बारे में भी सीखना चाहिए। उन्हें अपने समाज की समस्याओं को समझना चाहिए। यही कारण था कि हनुमान कानून की पढ़ाई के दौरान ही छात्र संगठनों में काम करने लगे। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। सन 90 के दशक में राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की फीस में 16 गुना की वृद्धि की थी। यह वृद्धि गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए असहनीय थी। हनुमान इस आंदोलन के केंद्र में थे। उन्होंने फीस वृद्धि के खिलाफ जोरदार बेकर किए प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। इस आंदोलन के दौरान हनुमान ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने 17 दिन की भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल करना एक बेहद ही कठिन और खतरनाक काम है। इसमें एक व्यक्ति अपने शरीर को भारी नुकसान पहुंचाता है। हनुमान 17 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पानी पीते हैं। उनके शरीर में कमजोरी आती जाती है, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं। अंत में जब उनकी भूख हड़ताल की खबर अखबारों में आई तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अपने 3 मंत्रियों को भेजा हनुमान से बातचीत के लिए। आंदोलन सफल हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन को फीस वृद्धि वापस लेनी पड़ी।
ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह हनुमान की पहली बड़ी जीत थी। यह घटना पूरे राजस्थान में चर्चित हुई। युवाओं को एक नया सूरमा मिल गया। हनुमान को यह महसूस हो गया कि यदि व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे तो बड़ी ताकतों को भी झुकना पड़ता है। भाग 4। प्रारंभिक छात्र राजनीति में नेतृत्व। 1995 में हनुमान राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष बने। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें इस पद के लिए चुना क्योंकि वे एक जिम्मेदार और न्यायप्रिय छात्र नेता साबित हुए थे। 1936 में हनुमान राजस्थान विधि कॉलेज के अध्यक्ष बने, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि 1997 में आई जब हनुमान राजस्थान विश्वविद्यालय के पूरे छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पूरे विश्वविद्यालय के हजारों छात्र हनुमान के अधीन थे। हनुमान ने इस पद पर बैठते ही विभिन्न मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने छात्रों की सुविधाओं में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। हनुमान एक ऐसे अध्यक्ष थे जो केवल सत्ता का सुख भोगना नहीं चाहते थे, वे वास्तविक सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। यह सब कुछ हनुमान को एक राष्ट्रीय युवा नेता के रूप में स्थापित कर दिया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में हनुमान की सफलता को देख रहे थे उनके पिता रामदेव बेनीवाल को अपने बेटे पर गर्व था। वे जानते थे कि उनका बेटा राजनीति में जाने के लिए तैयार है। उन्होंने हनुमान को सलाह दी कि अब समय आ गया है कि वह बड़ी राजनीति में प्रवेश करे। हनुमान को भी अब यह एहसास होने लगा था कि छात्र राजनीति से बाहर निकलकर उसे असली राजनीति में आना चाहिए, लेकिन यह कदम आसान नहीं था। हनुमान को यह पता था कि असली राजनीति में बहुत कुछ जटिल और मुश्किल होता है। असली राजनीति में बहुत सारे मजबूत विरोधी होते हैं, लेकिन हनुमान में आत्मविश्वास था। उसके पास एक स्पष्ट विचारधारा थी, पास लोगों का समर्थन था। इसलिए 1918 के अंत में या 1999 की शुरुआत में हनुमान असली राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय ले चुके थे। भाग 5। पहले चुनाव और असफलता। हनुमान का फैसला भारतीय लोकदल के साथ जुड़ना था। उस समय भारतीय लोकदल का नेतृत्व ओम प्रकाश चौटाला कर रहे थे। चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। भारतीय लोकदल एक किसान केंद्रित दल था। यह दल किसानों के अधिकारों के लिए लड़ता था। इसी कारण हनुमान को भारतीय लोकदल पसंद आया। हनुमान ने सन 2003 में भारतीय लोकदल के टिकट पर मुंडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मुंडवा वह सीट थी जहां से उनके पिता चुने गए थे। हनुमान को लगता था कि उसके पिता की खख्यात इस सीट पर काम करेगी, लेकिन चुनाव में बहुत कुछ मायने रखता है। मुंडवा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत प्रत्याशी खड़ा किया गया था। उसका नाम था उषा पुनिया। उषा पुनिया एक प्रभावशाली महिला नेता थी। वे जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। चुनाव का दिन आया, मतदान हुआ। परिणाम सबके लिए सदमे वाले थे। हनुमान को 35,724 वोट मिले, लेकिन उषा पुनिया को 39,027 वोट मिले। हनुमान केवल 3,300 वोटों से हार गए। यह एक बहुत करीबी लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई हारी हुई थी। हनुमान पहली बार चुनाव में हारे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वे एक निर्वाचित नेता थे जिन्हें छात्रों ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में चुना था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे किसी चुनाव में हार सकते हैं, लेकिन इसी हार में ही हनुमान को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उन्हें समझ आ गया कि राजनीति मात्र सद्भावना और योग्यता से ही नहीं चलती। राजनीति में कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं। राजनीति में संगठन का होना जरूरी है। राजनीति में जनता से सीधा संपर्क रखना जरूरी है। राजनीति में पार्टी का समर्थन महत्वपूर्ण है। हनुमान ने अपनी इस हार के बाद अपने आप को फिर से तैयार किया। वे अगले 5 साल के लिए किसानों के बीच काम करने लगे। वे गांवों में जाने लगे, किसानों की समस्याओं को सुनने लगे, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करने लगे। भाग 6। भारतीय जनता पार्टी का समय और पहली जीत। सन 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस बार हनुमान ने एक नई रणनीति बनाई। वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। बीजेपी उस समय राजस्थान में एक प्रभावशाली दल था। बीजेपी के साथ जुड़कर हनुमान को लगा कि उन्हें एक मजबूत मंच मिल गया है। सन 2008 में हनुमान बीजेपी के टिकट पर खींसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। खींसर नागौर जिले में एक नई विधानसभा सीट थी। इस सीट का अभी तक कोई प्रतिष्ठित नेता नहीं था। हनुमान को लगा कि यह सीट उनके लिए अच्छी हो सकती है। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। हनुमान ने अपने चुनाव प्रचार में नागौर जिले के किसानों की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की। उन्होंने विद्युत की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं की बातें की। जनता को हनुमान की बातें पसंद आईं। चुनाव के दिन जब मतदान हुआ तो हनुमान को अप्रत्याशित जीत मिली। हनुमान को 24,443 वोट मिले। उनके विरोधी को बहुत कम वोट मिले। यह नागौर जिले की सभी सीटों में सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी के प्रभावशाली नेता भी हनुमान की इस जीत को देखकर चकित रह गए। हनुमान को एक होनहार नेता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। हनुमान जब राजस्थान विधानसभा में गए तो वे एक सक्रिय विधायक साबित हुए। उन्होंने विधानसभा में नियमित रूप से सवाल उठाए। किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई सार्वजनिक विवरण दिए।
उन्होंने विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन धीरे धीरे हनुमान को अपनी पार्टी के साथ मतभेद होने लगे। उन्हें लगने लगा कि बीजेपी किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। उन्हें लगने लगा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भ्रष्टाचार है। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थीं। हनुमान को वसुंधरा राजे की नीतियां पसंद नहीं आईं। उन्हें लगा कि वसुंधरा राजे की सरकार विकास के नाम पर केवल बड़े उद्योगों को समर्थन दे रही है, किसानों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। भाग 7, बीजेपी से अलगाववाद और निर्दलीय जीत। सन 2012 के अंत में हनुमान ने बीजेपी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आवाज उठाई। उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हनुमान ने वसुंधरा राजे के खिलाफ सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि राजे की सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपने गुट के लोगों को ही सुविधाएं दे रही है। ये बातें सीधे वसुंधरा राजे के खिलाफ थी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बातें पसंद नहीं आईं। बीजेपी के नेताओं को लगा कि हनुमान अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान को पार्टी से निलंबित कर दिया। हनुमान बीजेपी से निलंबित कर दिए गए। ये हनुमान के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सन 2013 में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हनुमान को अब कोई पार्टी नहीं था जिसके साथ वे चुनाव लड़ सके। बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। भारतीय लोकदल के साथ उनके पुराने संबंध टूट गए थे। कांग्रेस के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। ऐसे में हनुमान ने एक साहसिक निर्णय लिया। वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खींवसर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना एक बेहद कठिन काम है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के पास न तो पार्टी का संगठन होता है, न ही पार्टी की आर्थिक सहायता होती है। निर्दलीय उम्मीदवार को केवल अपनी व्यक्तिगत योग्यता और जनता के विश्वास पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हनुमान के पास खींवसर में बेहद मजबूत जमीनी समर्थन था। जनता को हनुमान पर विश्वास था। चुनाव हुआ। परिणाम अद्भुत थे। हनुमान को 23,020 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम विरोधी को 23,000 वोटों से हराया। बीजेपी से निलंबित होने के बाद भी हनुमान ने एक शानदार जीत प्राप्त की। ये इस बात का प्रमाण था कि जनता को हनुमान में विश्वास था। भाग 8, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन। खींवसर से दूसरी बार जीत के बाद हनुमान एक नई सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यदि वे एक अपनी खुद की पार्टी बना सकें तो क्या होगा। एक ऐसी पार्टी जो केवल किसानों के हित में काम करे, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो, एक ऐसी पार्टी जो आम जनता की आवाज बन सके। लेकिन यह सपना साकार करना आसान नहीं था। एक नई पार्टी बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है, लेकिन हनुमान के पास दृढ़ता थी। उन्होंने अपनी इस योजना को गुप्त रखा। उन्होंने धीरे धीरे अपने समर्थकों को तैयार किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। अक्टूबर के अंत में सन 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। चुनाव की तारीख घोषित हो गई। ठीक इसी समय हनुमान ने अपने मास्टर प्लान को अमल में लाने का फैसला किया। अक्टूबर 28 को हनुमान ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली का नाम था किसान हुंकार महारैली। ये एक शानदार रैली थी। लाखों किसान इस रैली में शामिल हुए। रैली में हनुमान के अलावा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी शामिल थे। समाजवादी पार्टी के नेता संजय लाठर भी मौजूद थे। भारत वाहिनी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी भी इस रैली में थे। इस रैली में हनुमान ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक नए दल की जरूरत है। एक ऐसे दल की जरूरत है जो केवल किसानों की आवाज बने। इसके बाद हनुमान ने घोषणा की कि वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP एक बिल्कुल नई पार्टी थी। इसका कोई पुरानी इतिहास नहीं था, न ही इसके पास कोई पारंपरिक समर्थन आधार था। लेकिन इस पार्टी के पास हनुमान बेनीवाल का दृष्टिकोण था। इस पार्टी के पास किसानों की समस्याओं के समाधान का एक कार्यक्रम था। पार्टी ने अपने 5 मुख्य एजेंडा घोषित किए। पहला, किसानों को पूरी कर्ज माफी। दूसरा, किसानों को मुफ्त बिजली। तीसरा, सरकारी सेवाओं में खाली पड़े 4 लाख पदों को भरना। चौथा, युवाओं को 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। पांचवा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन। ये एजेंडे पूरी तरह से आम जनता के हित में थे। इन एजेंडों को सुनकर लोग RLP के साथ जुड़ने लगे। अक्टूबर 28 को पार्टी बनने के बाद से हनुमान के पास चुनाव के लिए केवल कुछ हफ्तों का समय था। एक नई पार्टी के लिए यह बहुत कम समय था, लेकिन हनुमान ने हर संभव प्रयास किए। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को तैयार किया। उन्होंने गाँवों में जाकर जनता को समझाया। उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे को लोगों के बीच फैलाया। चुनाव का दिन आया। परिणाम सभी को हैरानी में डाल गए। RLP ने राजस्थान की 3 विधानसभा सीटें जीत ली। हनुमान ने खींवसर से जीत हासिल की। इंदिरा देवी बाबरी ने मेरता से जीत हासिल की। पुखराज गर्ग ने भोपालगढ़ से जीत हासिल की। एक नई पार्टी ने पहले ही चुनाव में 3 सीटें जीत ली। यह राजस्थान की राजनीति में एक क्रांति थी। बीजेपी और कांग्रेस को अपनी श्रेष्ठता को चुनौती देने वाली एक नई ताकत मिल गई। भाग 9, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश और लोकसभा की जीत। सन 2018 के विधानसभा चुनाव में RLP की जीत के बाद हनुमान एक राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आ गए। अगला कदम था लोकसभा चुनाव। सन 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे।
हनुमान ने नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नागौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। यह सीट राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस सीट पर किसानों की बहुत अधिक आबादी है। हनुमान को लगा कि नागौर सीट उनको लिए सबसे अच्छी सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हनुमान की लोकप्रियता को समझा। बीजेपी ने आरएलपी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव दिया। आरएलपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का समझौता हुआ। समझौते के अनुसार आरएलपी को नागौर लोकसभा सीट दी गई। हनुमान को बीजेपी आरएलपी गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। हनुमान ने नागौर जिले में अपने चुनाव प्रचार को पूरी ताकत के साथ चलाया। उन्होंने किसानों से सीधे बातें की। उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे को स्पष्ट किया। हनुमान के विरोधी थे कांग्रेस के ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा एक प्रभावशाली नेता परिवार से आते हैं। उनके पिता रामनिवास मिर्धा एक दिग्गज नेता थे। लेकिन चुनाव के दिन हनुमान को एक असाधारण जीत मिली। हनुमान को 1,81,260 वोट मिले। ज्योति मिर्धा को बहुत कम वोट मिले। हनुमान की जीत का मार्जिन बहुत ही बड़ा था। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। एक नई पार्टी के एक युवा नेता को लोकसभा में प्रवेश मिल गया। हनुमान अब राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए थे। हनुमान जब लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने अपना सक्रिय उपयोग किया, रवैया बनाए रखा। वे नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाते थे। वे किसानों की समस्याओं के बारे में बोलते थे। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। हनुमान एक ऐसे सांसद बन गए जो एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से सवाल उठाते थे। उनके सवाल अक्सर विवादास्पद होते थे, लेकिन यही उनकी ताकत थी। उन्होंने अपने सांसद का पद एक जिम्मेदारी के साथ निभाया। भाग 10 कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष। सन 2020 में भारत की राजनीति का एक नया मोड़ आया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाने का निर्णय किया। ये 3 कानून थे अनाज व्यापार और वाणिज्य संस्था कानून, कृषक मूल्य आश्वस्ति और कृषि सेवा समझौता कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। सरकार का कहना था कि ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन किसानों को इन कानूनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। किसान संगठनों ने इन कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। सिख संगठनों ने भी इन कानूनों का विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार अपनी बातों पर अड़ी रही। ठीक इसी समय हनुमान बेनीवाल को लगा कि उन्हें इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दिसंबर सन 2020 में हनुमान ने संसद की 3 समितियों से इस्तीफा दे दिया। ये समितियां थीं कृषि समिति, खाद्य प्रसंस्करण समिति और लोक लेखा समिति। हनुमान ने इस इस्तीफे के साथ एक खत भेजा। इस खत में उन्होंने कहा कि ये समितियां केवल सिफारिशें करती हैं, लेकिन सरकार उनका अनुसरण नहीं करती। उन्होंने लिखा कि यदि लोकसभा की समितियां सिफारिशें देती है पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इन संस्थानों का महत्व खो जाता है। हनुमान ने स्पष्ट किया कि वे किसानों के आंदोलन के समर्थन में ये इस्तीफा दे रहे हैं। 19 दिसंबर सन 2020 को हनुमान ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपनी पार्टी को अलग करने की घोषणा की। हनुमान ने कहा कि एनडीए से संबंध तोड़ने का कारण कृषि कानून है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आरएलपी एनडीए से अलग हो रहा है। हनुमान ने अलवर जिले के शाहजहांपुर में एक विशाल किसान जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस घोषणा के साथ आरएलपी एक अधिक समीय दल बन गया। यह गठबंधन भंग होने का दूसरा मामला था। पहले शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए को छोड़ा था, अब आरएलपी भी एनडीए को छोड़ रहा था। एनडीए से अलग होने के बाद हनुमान ने किसान आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व किया। वे किसान संगठनों के साथ मिल गए। हनुमान ने राजस्थान के किसानों को दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिसंबर 26 को हनुमान ने राजस्थान से दिल्ली की ओर एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च में 2 लाख किसान और युवा शामिल हुए। हनुमान का यह मार्च सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। दिल्ली की सीमा पर किसानों के बड़े जत्थे इकट्ठा हो गए। हनुमान ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे नियमित रूप से किसानों को संबोधित करते थे। वे सरकार से बातचीत के लिए दबाव डालते थे। हनुमान और अन्य किसान नेताओं के असंतोष और लगातार दबाव के कारण अंत में सरकार को झुकना पड़ा। नवंबर सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है। यह एक विशाल जीत थी। किसानों के आंदोलन को सफलता मिल गई। हनुमान ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने एनडीए से अलग होकर जो साहस दिखाया था वह सही साबित हुआ। हनुमान की इस ताकत को देखते हुए किसान समुदाय के लोगों का विश्वास और बढ़ गया। भाग 11 राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल। सन 2020 के मध्य राजस्थान की राजनीति में एक बहुत ही गंभीर संकट खड़ा हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुछ विधायक विद्रोह कर गए। गहलोत के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के कई विधायक अलग हो गए। सरकार के गिरने का खतरा पैदा हो गया। इस समय हनुमान ने एक दिलचस्प भूमिका निभाई। उन्होंने आरएलपी के विधायकों को अलग रखा। उन्होंने विद्रोही कांग्रेस विधायकों के साथ किसी भी गठबंधन से बचा। इस कारण गहलोत की सरकार बची रही। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हनुमान अपनी पार्टी के विधायकों को गहलोत के साथ गठबंधन के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन बाद में हनुमान ने गहलोत सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि गहलोत की सरकार भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की खुली मचाई है। सन 2021 में राजस्थान में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एक परीक्षा में कागज लीक हुआ। यह एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा थी। इस परीक्षा में कई सौ उम्मीदवारों को कागज की जानकारी मिल गई। हनुमान ने इस मामले को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कागज लीक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है। हनुमान ने सार्वजनिक सेवा आयोग के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आंदोलन किया। वे जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे गए। उनके साथ हजारों युवा आंदोलन में शामिल हुए। यह आंदोलन महीनों चला। अंत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। न्यायालय ने परीक्षा को रद्द करने का निर्देश दिया। हनुमान की इस जीत ने उन्हें युवाओं के सांसद के रूप में स्थापित कर दिया। भाग 12 अग्निपथ योजना के खिलाफ संघर्ष। जून सन 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की। यह एक नई भर्ती योजना थी जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता था। 4 साल की सेवा के बाद केवल 25% युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाती थी। बाकी 75% युवाओं को सेना से निकाल दिया जाता था। सरकार का कहना था कि यह योजना सेना को आधुनिक बनाएगी, लेकिन युवाओं को यह योजना बिल्कुल पसंद नहीं आई। देश भर में युवाओं ने इस योजना के खिलाफ विरोध दर्ज किया। हनुमान ने अग्निपथ योजना के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को सड़क पर निकाल दिया जाएगा, वे अपराध की ओर मुड़ जाएंगे। हनुमान ने सरकार से इस योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने राजस्थान के सभी जिले मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। हनुमान ने कहा कि यदि सरकार इस योजना को नहीं रद्द करती तो वह युवाओं को इस सरकार को गद्दी से उतारने के लिए आंदोलन करने के लिए कहेंगे। भाग 13 सन 2023 का विधानसभा चुनाव। सन 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हनुमान को अपने खीमसर सीट से चुनाव लड़ना था। खीमसर सीट हनुमान का बेहद मजबूत क्षेत्र था। वह इस सीट से 3 बार चुने जा चुके थे, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग था। इस बार बीजेपी को लगा कि हनुमान को हराने का सही समय है। बीजेपी ने रेवंत राम दंगा को खीमसर से उम्मीदवार बनाया। रेवंत राम दंगा खुद आरएलपी से ही आए थे। वे हनुमान के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वे बीजेपी के टिकट पर हनुमान के खिलाफ खड़े हो गए। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो व्यक्तिगत भी थी और राजनीतिक भी। चुनाव अभियान शुरू हुआ। हनुमान ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने गांवों में जाकर लोगों से बातें की। उन्होंने अपनी पार्टी के काम की बातें की। चुनाव का दिन आया। परिणाम हनुमान के पक्ष में आए। हनुमान को 2019 वोटों का बहुमत मिला। वह चौथी बार खीमसर से निर्वाचित हुए। खीमसर से जीत के बाद हनुमान को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। वह विधायक बने रहे या सांसद बने। उस समय हनुमान पहले से ही नागौर लोकसभा सीट से सांसद थे। यदि वे विधायक भी बनते तो उन्हें विधायक का पद छोड़ना पड़ता। हनुमान ने अपनी पत्नी कनिका को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कहा। कनिका ने विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गई। इस तरह परिवार के सदस्यों के माध्यम से हनुमान ने अपनी राजनीतिक उपस्थिति को बरकरार रखा, लेकिन हनुमान खुद सांसद का पद छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए सन 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो हनुमान फिर से नागौर सीट से चुनाव लड़े और वह दूसरी बार भी नागौर सीट से निर्वाचित हुए। भाग 14 राष्ट्रीय राजनीति में हनुमान की जगह। जब हनुमान ने सन 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की तो किसी को नहीं पता था कि यह पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी। आज आरएलपी राजस्थान में एक तीसरी महत्वपूर्ण ताकत बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आरएलपी ही राजस्थान में सबसे प्रभावशाली दल है। राजस्थान की राजनीति में आरएलपी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कभी कभी छोटे मोटे विवादों को भी आरएलपी बड़े मुद्दे में बदल देता है। आरएलपी के कारण ही आजकल राजस्थान की राजनीति में एक त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई देती है। आरएलपी का उदय राजस्थान में एक नई राजनीतिक संस्कृति लेकर आया है। हनुमान को अब एक युवा और गतिशील नेता के रूप में जाना जाता है। भारत की राजनीति में वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो मुख्य धारा से अलग सोचते हैं। वह ऐसे नेता है जो आम जनता से सीधे बात करते हैं। वह ऐसे नेता है जो बिना किसी डर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हनुमान का एक अलग ही राजनीतिक शैली है। वह विवादास्पद बयान देते हैं। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही है जो मुख्य धारा के राजनेता नहीं कहते, लेकिन यही उनकी ताकत है। जनता को हनुमान की सच्ची बातें पसंद आती हैं। अगर हनुमान बेनीवाल को किसी एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वह है किसान नेता। हनुमान ने अपनी पूरी राजनीति को किसानों के हित के चारों ओर केंद्रित किया है। वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं। वो किसानों की आवाज है। कृषि कानूनों के खिलाफ उनका संघर्ष इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हनुमान ने एक राष्ट्रीय गठबंधन को छोड़ दिया केवल किसानों के हित के लिए। यह एक बहुत बड़ा साहस है। यही कारण है कि किसान समुदाय में हनुमान की एक मजबूत पकड़ है। भाग 15 विवाद और आलोचनाएं। हनुमान एक विवादास्पद नेता है। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं जो विवाद को जन्म देती हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई बार बयान दिए हैं जो एक राजनीतिकों के हिसाब से बहुत अधिक थे। उन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ कई आरोप लगाए। उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ भी कई बार आरोप लगाए।
लेकिन हनुमान का कहना है कि वो केवल सच बोलते हैं। उनके अनुसार वो केवल भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। कुछ विरोधियों का कहना है कि हनुमान केवल विवाद के लिए विवाद करते हैं, लेकिन हनुमान को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने का फैसला किया है। अपने आंदोलनों के दौरान हनुमान को कई बार गिरफ्तार किया गया है। सन 2025 में जब हनुमान सब इंस्पेक्टर परीक्षा के विरोध में सीएम के आवास का कूच कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हनुमान को जेल में डाला गया, लेकिन हनुमान के लिए यह नया नहीं था। वे बहुत बार जेल गए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जेल जाना एक राजनेता के लिए एक गौरव की बात है। यदि एक राजनेता जेल नहीं गया है तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। जेल में जाना एक राजनेता के साहस का प्रमाण है। हनुमान ने अपनी जेल यात्राओं को एक प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। भाग 16, परिवार और व्यक्तिगत जीवन। हनुमान की पत्नी का नाम है कनिका बेनीवाल। कनिका एक शिक्षित महिला है। उन्होंने हनुमान के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कनिका स्वयं एक राजनेता बन गई। वो खींसा से विधायक हैं। कनिका ने अपनी पार्टी आरएलपी का प्रतिनिधित्व किया है। हनुमान और कनिका का परिवार एक राजनीतिक परिवार बन गया है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा आशुतोष और एक बेटी दिया। हनुमान चाहते हैं कि उनके बच्चे भी राजनीति में आएं, लेकिन वे चाहते हैं कि पहले वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हनुमान का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है नारायण बेनीवाल। नारायण ने भी राजनीति में प्रवेश किया है। वो राजस्थान विधानसभा में सदस्य हैं। नारायण अपने भाई के छाया की तरह काम करते हैं। नारायण ने खींसा से एक उपचुनाव लड़ा था जब हनुमान लोकसभा गए थे। नारायण उस उपचुनाव में जीत गए। इस तरह खींसा सीट आरएलपी के पास बनी रही। बेनीवाल परिवार आज की राजनीति का एक महत्वपूर्ण परिवार बन गया है। रामदेव बेनीवाल के बाद अब उनके बेटे हनुमान और नारायण राजस्थान की राजनीति को संचालित कर रहे हैं। भाग 17, भविष्य की संभावनाएं। भारतीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की बातें बहुत समय से हो रही हैं। हनुमान एक ऐसे नेता हैं जो तीसरे मोर्चे की नींव रखने में सक्षम हैं। वो विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ संपर्क में है। यदि हनुमान तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करें तो यह भारतीय राजनीति के लिए एक नया दिशा खोल सकता है, लेकिन यह संभावना अभी दूर है। पहले हनुमान को राजस्थान में अपनी पार्टी को और मजबूत करना होगा। वो अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। आने वाले समय में हनुमान राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वो किसान समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। यदि वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाते हैं तो भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन यह सब कुछ हनुमान की कार्यक्षमता और राजनीतिक समझदारी पर निर्भर करता है। भाग 18, निष्कर्ष। हनुमान बेनीवाल की यात्रा एक प्रेरणादायक यात्रा है। वो एक साधारण जाट किसान परिवार से आए थे। उन्होंने अपने कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के कारण आज एक राष्ट्रीय राजनेता का दर्जा प्राप्त किया है। वह एक ऐसे नेता है जो अपने सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं करते। वह एक ऐसे नेता है जो किसानों की आवाज है। वह एक ऐसे नेता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। हनुमान की यह यात्रा किसी भी युवा के लिए एक प्रेरणा है। यह यात्रा बताती है कि यदि व्यक्ति में सच्ची इच्छा शक्ति है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हनुमान ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। उन्होंने दिखाया है कि यह व्यक्तिगत शक्ति, दृढ़ता और सच्ची राजनीति से भी परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने दिखाया है कि बिना किसी बड़ी पार्टी के भी एक व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना सकता है। हनुमान का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब राजनीति पूरी तरह से पारंपरिक दलों के हाथों में थी। हनुमान ने साबित किया कि नई सोच और नई ताकत से एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल का जीवन एक ऐसा जीवन है जो सभी को सीखना चाहिए। वह एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें एक बहुत ही साधारण जिंदगी से शुरुआत करके राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपनी जनता के साथ रहते हैं। वह एक ऐसे नेता है जो अपने लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जो अपने लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं। आज के समय में जब राजनीति में भ्रष्टाचार चारों तरफ है, ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता है। वह राजस्थान के एक युवा नेता हैं जो देश के भविष्य को बदल सकते हैं। उन्हें भारत की राजनीति के एक सच्चे सिपाही के रूप में याद किया जाएगा। यह हनुमान बेनीवाल की अद्भुत गाथा है, एक ऐसी गाथा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी।